गुड इवनिंग। आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का स्पेशल फॉर ग्रुप डी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्लस उस पर प्रिंसिपल पर आधारित क्वेश्चंस होगा, और जिस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पीडीएफ में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके देखें। तो हम शुरुआत करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन से, और आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है। पौधों में डैश हार्मोन के संचारण के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर देने के पहले हम जानते हैं कि प्लांट मतलब पौधा, पादप हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो प्लांट हार्मोन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वह वृद्धि सूचक होता है, और दूसरा जो होता है विकास रोधी होता है, वृद्धि को रोकता है। तो 2 प्रकार का हो गया, एक वृद्धि हो गया और दूसरा वृद्धि को रोकने वाला हो गया। तो जो वृद्धि सूचक हार्मोन होता है वह होता है आपका जिब्रेलिन। दूसरा होता है साइटोकाइनिन। तीसरा होता है ऑक्सिन। चौथा होता है फ्लोरोजेंस, और 5वां जो होता है वो होता है ट्राउमेंटिन। तो ये 5 प्रकार का जो हार्मोन पाया जाता है वह पौधों के वृद्धि के लिए माना जाता, वृद्धि सूचक होता है। और जबकि ये प्लांट एक विरोधी तत्व होते हैं, विरोधी हार्मोन पाए जाते हैं, जो 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वह एब्रेसिक एसिड इसको बोलते हैं, जिसे संक्षेप में ABC भी बोला जाता है। और दूसरा जो होता है वह इथिलीन होते हैं, इथिलीन हार्मोन, जिसका सूत्र हम जानते होंगे C2H4 होता है। तो 2 प्रकार का हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, एक वृद्धि सूचक और दूसरा विकास को रोकने वाला होता है। तो ये जिब्रेलिन का काम क्या होता है? जिब्रेलिन का काम होता है अंकुरन को वृद्धि करना, अंकुरन में सहायता करना। प्लांट के बीज के अंकुरन को वृद्धि करना जिब्रेलिन का काम होता है। साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन के लिए जाना जाता है, कोशिका विभाजन के लिए जाना जाता है। और जबकि ऑक्सिन जो होता है वह प्रकाश सुग्राही होता है, जिस ओर प्रकाश होता, सूरज का प्रकाश होता है उस ओर प्लांट जो है मुड़ जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन जो होगा वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश को मोड़ने के लिए जो हार्मोन होते हैं वह कौन सा होता है? ऑक्सीजन होते हैं। फ्लोरोजेंस फूल को खिलने में सहायक करता है, और जबकि ट्राउमेंटिन जो होता है वो प्लांट में जो भी घाव होते हैं उसको भरने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये 5 प्रकार का जो है हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो है वो वृद्धि सूचक होता है, और ये जो होता है वह विकास रोधी होता है। ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम करता है, प्राकृतिक रूप से फल का पकाने का काम इथिलीन गैस करता है। जबकि एसिटिलीन गैस जो होता है वह जो है कृत्रिम रूप से पकाने का काम करता है। एब्रेसिक एसिड जो होता है प्लांट के बीज को अंकुरन को रोकने का काम करता है। तो मेरा प्रश्न था क्या
कि पौधों में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाना, तो प्रकाश की ओर झुक जाना वह कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्लांट हार्मोन जो होता है यही होता है। एक वृद्धि के लिए ए हार्मोन होता है और वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो अगर ऑप्शन को देखेंगे, शुक्राणु जो होता है वह मेल में पाया जाता है, और इसका ऑप्शन को देखेंगे तो अंडाशय, अंडाशय का आशय जो होता है वह फीमेल से होता है, तो इसलिए आंसर इसका नहीं हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो भी फीमेल से रिलेटेड होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। गर्भाशय ये भी है जो फीमेल से रिलेटेड है, ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा जो है वह वृषण है, वृषण है जिसको टेस्टिस कहते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? टेस्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा जान जाएंगे वृषण के बारे में। इस तरह का वृषण जो होता है एक जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, और इस तरह का संरचना पाई जाती है इसके चारों ओर, जिसे कहा जाता है आधी वृषण कहते हैं। और इस प्रकार से दोनों टेस्टिस से एक नस जो होता है जुड़ा हुआ होता है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस कहा जाता है, जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं। इसी में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इसे वृषण कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। और शुक्राणु के साथ जो होते हैं स्पर्म, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये जो होता है गतिशील होता है। ये क्या होता है? गतिशील होता है। शुक्राणु गतिशील होता है। कारण इसका है क्या होता है कि फ्रक्टोज प्लस साइट्रिक एसिड के कारण क्या होते हैं? स्पर्म गतिशील होता है। ये भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, इसका मतलब होगा कि ब्लड का पीएच मान पूछा जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन जो है डायरेक्ट दिया नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की ओर से देखना होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सी में 7 से 7.8 है। 7 से 7.8 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 7 से 7.8, और कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संयोजिक उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक का उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी उत्तक कहते हैं, का उदाहरण होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। काफ़ी टाइम्स में पूछा जाता है कि कौन है कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है। तो पहला इसका जो होगा वह एरियोलर होता है, एलियोर होता है। दूसरा जो होता है एडिपोज टिश्यू होता है, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा टेंडन का नाम सुने होंगे, जो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। फिर चौथा जो होता है वह लीगामेंट जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, जो बोन को से जोड़ता है, उसे लीगामेंट कहते हैं।
और नेक्स्ट जो है कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी किसका एग्जाम्पल होगा, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होगा। और ब्लड, ब्लड रक्त जिसे कहते हैं। और एग्जाम्पल में देखेंगे तो और जो होता है वह बोन होता है, हड्डी जिसे कहते हैं। तो इतना एग्जाम्पल जो है वह कनेक्टिव टिश्यू का है। इसमें इतना को ध्यान में रखेंगे, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन, लीगामेंट, ब्लड, कार्टिलेज और बोन, इतना एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपका, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में से कोई होता है और ना होता है। तो कभी कहता है कि कौन है, कभी कहता है कि कौन नहीं है। तो इतना को ध्यान में रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित प्रश्न आपका बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन को ध्यान में देखते हैं तो मांसपेशी है, नहीं होगा। रेशा है, हड्डी है, तो हड्डी हो जाएगा, हड्डी का मतलब हो गया बोन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हड्डी, बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मेरी बेटी जिसका नाम निशा भारती है उसका गुण सूत्र क्या होगा। प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया गया है। कह रहा है कि मेरी बेटी जिसका नाम निशा भारती है उसमें गुण सूत्र क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, गुण सूत्र के बारे में क्रोमोसोम अंग्रेजी में कहा जाता है। क्रोमोसोम, जब भी एक क्रोमोसोम्स पाया जाता है तो जोड़ा के रूप में पाया जाता है, पेयर के रूप में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है ऑटोसोम और दूसरा जो होता है आलोसोम। आलोसोम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम। इस बार का एनटीपीसी में एलोसोम के बारे में प्रश्न पूछा गया भी है कि ऑलोसोम क्या होता है और ऑटोसोम क्या होता है। तो जानेंगे कि ऑटोसोम क्या होता है। तो ऑटोसोम, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, जिसमें चाहे तो लड़का हो या लड़की हो, जिसमें गुणसूत्र समान पाया जाता है उसे ही कहा जाता है ऑटोसोम्स कहा जाता है। और ये शरीर के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है वह 22 जोड़ा होता है। ध्यान रखेंगे कितना, 22 जोड़ा। 22 जोड़ा का मतलब हो गया कितना, 44 गो होता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम कितना होता है, 22 जोड़ा या 44 होता है। चाहे तो मेल हो और चाहे तो फीमेल हो, चाहे तो मेल हो और चाहे तो फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में कितना पाया जाता है, समान गुणसूत्र पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है ऑटोसोम गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि ऑलोसोम गुणसूत्र उसे कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल में गुणसूत्र डिफरेंट पाया जाता है, उसे कहा जाता है ऑलोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है। इस ऑलोसोम को सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। यही सवाल प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में कि बतलाइए कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, ऑलोसोम। तो ऑलोसोम किसको कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो ऑलोसोम में क्या होगा कि जिसमें मेल हो या फीमेल हो, मेल में कुछ और होगा गुणसूत्र, फीमेल में कुछ और होगा, मतलब दोनों में डिफरेंट पाया जाता है, ऑलोसोम्स होता है, उसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। और मेल की बात करें, मेल की बात करें तो मेल में गुणसूत्र जो होता है एक्स और वाई होता है, और जबकि फीमेल में जो गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स होता है। तो प्रश्न था कि मेरी बेटी, देखिए बेटी बोल दिया गया है, डैट मीन्स क्या है, फीमेल के बारे में पूछा जा रहा है, फीमेल का गुणसूत्र का पूछा जा रहा है। डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछा गया है कि मेरी बेटी जिसका नाम ये चीज है तो उसमें गुणसूत्र क्या होगा। तो बेटी का मतलब हो गया फीमेल, अब फीमेल में गुणसूत्र क्या होगा, चाहे मेल हो या फीमेल में हो, 44 तो होना ही होना है, लेकिन फीमेल के लिए गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और एक्स होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स और एक्स हो जाएगा। अगर मेल के बारे में पूछा जाता तो मेल हो या
फीमेल हो 44 तो गुणसूत्र होगा ही होगा, लेकिन मेल के लिए स्पेशल क्या होता है 122 गुणसूत्र होता है। तो मेल या पुरुष कहिए या कहिए बालक कहिए, यहाँ पर क्या या तो महिला कह दीजिए या बालिका कह दीजिए या लड़की कह दीजिए, सबका गुणसूत्र ये चीज होता है। ध्यान रखेंगे एक बात और कि स्पर्म का गुणसूत्र पूछा जाए, स्पर्म का गुणसूत्र पूछ दिया जाए तो आपका 22 होगा प्लस 122 होगा, 22 प्लस 122 होगा। जबकि ओवा का क्या हो जाएगा, ओवा का क्या हो जाएगा 22 प्लस 100 गुणसूत्र हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 23 जोड़ा याद कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो है पिछले प्रीवियस ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 44 प्लस XX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसमें उसका सूत्र दिया गया है। तो ऑप्शन इसको ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। क्वेश्चन सेटर जो है ऑप्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया। ऑप्शन पहला लिखा है -mgh, दूसरा लिखा है m -gh, सी में लिखा है -m -g -h, जबकि डी में जो लिखा गया है वह क्या है m -g -h लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है। तो सीधा A तो नहीं हो सकता है, इसको में भी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा, तो A भी नहीं हो सकता है। इसको में देख कर बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए भी नहीं हो सकता है। इस डी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। ये तो इस प्रश्न में क्वेश्चन सेटर जो है आपसे ये उम्मीद करता है कि आप प्रश्न को रटे तो नहीं ना है। तो mgh तो होता है, लेकिन mgh को हर ढंग से 4 तरह से सजाने का काम किया गया है। तो ऑप्शन पर बड़ा रुककर ध्यान से देखेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूमेरिकल है अगला क्वेश्चन। अगला 7वां क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। कहता है कि 10 एम्पियर फ्यूज के साथ, एम्पियर किसका होता है एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो ये दिया हुआ है 10 एम्पियर का फ्यूज के साथ 220 वोल्ट पर, कितना 220 वोल्ट, V का मान दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। और कहता है कि 200 वाट के कुल कितना बल्ब को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है। 220 वाट का बल्ब को 220 वाट के कुल कितना बल्ब को सुरक्षित उपयोग में किया जा सकता है। नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब्स की संख्या निकालना है, बल्ब्स की संख्या निकालना है। तो देखते हैं पहले 220 वाट के बल्ब को कह रहा है कि कितना बल्ब लगेगा। तो एक सूत्र होता है, जाना चाहिए आप सबको, P बराबर जो होता है V इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई सूत्र होता है। अगर हम V और A का मान पुट करेंगे तो 220 गुना 10 अर्थात हो जाएगा ये 2200 हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा वाट। हमको निकालना है, संख्या निकालना है। जब जब संख्या निकालना हो तो एक समान प्रकार के यूनिट से डिवाइड किया जाता है। मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जब जब ये नंबर ऑफ निकालना हो, किसी चीज़ का नंबर निकालना हो तो एक समान यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। सेम यूनिट से डिवाइड होगा तभी क्या होगा मात्रक विहीन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बल्ब्स बराबर क्या हो जाएगा, कितना वाट हो है
तो 2200 वाट है, और ज़रूरत है कितना का, तो 220 वाट से। तो इस वाट से वाट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 22 से कट जाएगा, कितना बार में, ये 10 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये 220 नहीं है, ये 200 दिया हुआ है, 200 वाट का। तो यहाँ 200 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन सही है बट हमने लिखा गलत है। तो 200 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 11 बार में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न समाप्त है। 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। दूसरा, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होगा, लिख देते हैं। वेग में परिवर्तन की एक दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है, परिवर्तन की दर होता है। तो कुछ और सवाल बन जाते हैं। एक होता है दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर होता है। एक होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। एक होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। एक है संवेग में परिवर्तन की दर है। तो देखेंगे वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब हो गया कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। बाद वाला जो वेग है वो प्रारंभिक वेग से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, बाद वाला हो गया v और प्रारंभिक क्या हो गया u। वेग में वेग को घटाएंगे तो वेग ही प्राप्त होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वेग। बहुत कंफ्यूजन पेयर ये प्रश्न है। शुरू में आएगा वेग में परिवर्तन, त्वरण मार देते हैं, गलत हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर पूछा है। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, यही हो गया वेग में परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जबकि दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहा जाता है। और चाल और वेग में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जबकि वेग जो होता है सदिश भौतिक राशि होता है, और जबकि चाल जो है अदिश भौतिक राशि होता है। आगे देखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, जरा समझेंगे इसको में। ये तो ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या होता है ना होता है। हम थोड़ा सा बताकर आंसर देने की कोशिश करते हैं कि क्या है जे संवेग में परिवर्तन क्या है और संवेग में परिवर्तन की दर क्या है। तो संवेग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोमेंटम, संवेग जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मोमेंटम, कहते किसे हैं, तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह सदिश भौतिक राशि है और इसे कहा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी के गुणनफल को कहते हैं मोमेंटम। यानी कि P बराबर क्या हो गया, m इंटू v हो गया। कहा जा रहा है कि वेग में संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब बाद वाला और पहले वाला जो संवेग है उसका अंतर करना है और टाइम से डिवाइड करना है। तो बाद वाला जो होता है अंतिम जो वेग होता है वह v होता है, और प्रारंभिक वेग जो होता है वह e होता है। और एक ही प्रकार का ऑब्जेक्ट है तो उसका मास जो होगा कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब होगा यहाँ पर लिखेंगे mv माइनस mu, ये हो गया संवेग में परिवर्तन हो गया। लेकिन हमको ज्ञात करना है संवेग में परिवर्तन की दर। तो दर का मतलब होता है टाइम से होता है, टाइम्स को डिवाइड कर दिए। अब देखेंगे m कॉमन हो गया, v माइनस u बटा क्या हो गया t। अब देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, a हो गया। और मास इंटू a, मतलब मास गुने त्वरण को कहा जाता है फोर्स कहा जाता है,
फोर्स का मतलब क्या हो गया, बल। तो एक सवाल का तो उत्तर आ गया कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अब जानेंगे कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अब जानेंगे संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यह चीज निकल चुका है। संवेग में परिवर्तन की दर को हमने प्रूफ किया, क्या कहलाता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अब जानेंगे संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यह लिख देंगे एम वी माइनस एम यू का लिख दिए। इतना हो गया संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, देखते हैं। तो इसको एक रिजल्ट तक आने के लिए क्या करते हैं कि अंश तथा हर में टी से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर सकते हैं, जब भी एक समान राशि में हम गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा हमको, ये क्या हो जाएगा, एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर टी तो है ये है, बच जाएगा क्या, v माइनस यू, अब बटा में क्या है टी। ध्यान से देखते हैं, इसमें कुछ किया नहीं गया है, मास को कॉमन ले लिया है और टी ऑलरेडी था, तो ये टी था, अब मास कॉमन ले लिया तो बच गया v माइनस यू, अब बटा में टी है। और इतना बराबर हम सब जानते हैं v माइनस यू बटा टी, मतलब वेग में परिवर्तन को जानते हैं क्या होता है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। और ध्यान से देखेंगे, अभी हम जाने थे कि मास गुने त्वरण को फोर्स कहा जाता है। और यहाँ पर अलग से टी एल है, तो ये फोर्स हो गया और गुने क्या हो गया, टाइम हो गया। और फोर्स इंटू टाइम जो होता है इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। तो सवाल था कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो जवाब आ गया आवेग। और जबकि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि एक कंफ्यूजिंग पेयर जो है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है 9वां में 9 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा। संवेग में वृद्धि हुआ है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान से देखेंगे, संवेग अभी जाने थे कि संवेग को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका क्या होता है डिफिनेशन, तो मास और उसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोमेंटम संवेग जो होता है सदिश भौतिक राशि है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो मास का केजी होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये क्या सूत्र होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमारा रिलेशन जो दिखाना है संवेग और काइनेटिक एनर्जी के बीच में दिखाना है, तो हम यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। v का मान निकाल लेंगे तो v का मान जो हो जाएगा p बटा m हो जाएगा, p बटा m हो जाएगा। और यहाँ पे v के जगह पर पुट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m हो गया, अब v के जगह पर p बटा m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ m p स्क्वायर बटा m स्क्वायर। तो m से m स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बच जाएगा p स्क्वायर हो गया बटा क्या हो जाएगा 2m हो गया। एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को समझना है कि रिलेशन क्या कहता है। जे देखेंगे क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही है तो मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब मास कांस्टेंट है और दो ऑलरेडी कांस्टेंट है
कोई संख्या ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो होगा कभी बदलता नहीं है। स्थान में परिवर्तन कितनों हो जाता हो तो मास में चेंजिंग नहीं होता है। तो ए कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट है, दो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बच गया काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर। तो एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब जब कहीं पर भी ये जो बातें मैं बतला रहा हूँ, ये कहीं पर भी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कहीं पर भी हो, ऐसा रिलेशन हो, जब जब डिवाइड होता हो, जब जब डिवाइड होता हो, दो राशि के बीच में डिवाइड होता हो, बराबर के ऊपर ऊपर डिवाइड होता है, जब जब डिवाइड होता है तो वो सीधा समानुपाती में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब पी का मतलब हो गया संवेग, काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में कैसा रिलेशन होगा तो सीधा सीधा समानुपाती होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, या पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को दुगना करते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी को दुगना करते हैं तो संवेग जो हो जाएगा 2 का वर्ग अर्थात कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी हम 4 गुना करते हैं तो संवेग जो हो जाएगा 4 का वर्ग अर्थात 16 गुना हो जाएगा। ऐसे भी सवाल खूब पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल मेरा क्या था, सवाल था कि संवेग को 100% बढ़ा दिया गया है, संवेग को 100% बढ़ा दिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 100% जो होता है फ्रैक्शन मान में 1 होता है। इसका मतलब है कि शुरू में संवेग जो था 1 था, अब बढ़ा दिया गया है, तो 1 को बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब दुगना हो गया है, 2 हो जाएगा। पहले संवेग था 1, अब बढ़ा दिया है 100%। 100% का मतलब स्वयं संख्या होता है, 100% का मतलब 1 होता है। 100% में 100% जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200%। 200% का मतलब होता है 2 होता है, यानी कि 100% बढ़ाने का मतलब होता है दुगना कर देना होता है। तो कोई संवेग शुरुआत में जो था 1 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, पी स्क्वायर होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पी दिले है तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी जो होता है सीधा समानुपात होता है। सीधा समानुपात का मतलब होगा कि पी स्क्वायर का जितना रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी का भी उतना ही रेशियो होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी का अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना % की वृद्धि होगी, तो देख सकते हैं शुरू में काइनेटिक एनर्जी 1 था, अब हो गया है 4। कितना की वृद्धि हो रहा है, 1 से 4 हो गया। कितना की वृद्धि, तो 3 की वृद्धि। कहाँ से हुआ, तो प्रारंभिक में कितना था, 1 था, और परसेंटेज है तो 100% से गुना कर देते हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 300%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सवाल को ये जन्म देता है। कई सवाल को अगर इस कंसेप्ट को समझ पाते हैं तो कोई सवाल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। क्वेश्चन कहता है कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में, क्वेश्चन नंबर 10, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में s का क्या अर्थ होता है। तो s का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखेंगे ये मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में टर्म का मीनिंग कुछ और हो जाता है। मैथ में पढ़ेंगे तो एस का मतलब बहुत दिमाग लगा देते हैं लोग, स्पीड होता है, जो होता भी है, रियल भी है, और वहाँ पर मैथ में वेग और चाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं समझ पाते हैं, सेम हो जाता है। लेकिन है यहाँ पे हम साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हर टर्म में डिफरेंस होता है। डायरेक्शन का जहाँ बोध हो जाता है तो कुछ और हो जाता है, जहाँ ना बोध होता है तो कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पर एस जो होता है यह स्पीड नहीं है,
चाल नहीं है। एक बात यहाँ पर कंफर्म हो जाना चाहिए आप सबको कि स्पीड है ही नहीं, चाल है ही नहीं, वेग है ही नहीं। दूसरी बात, अब क्या बात आती है, तो एस जो होगा तो क्या दिमाग में आता है, तो एस जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। और एक होता है दूरी। ध्यान रखें, दूरी और विस्थापन में अंतर पाया जाता है। दूरी जो है विस्थापन में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा एस जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, दूरी नहीं होगा। हाँ, दूरी और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है कब, जब एक रेखा में होता है तब। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी तक जाता है, तब इस स्थिति में क्या हो गया, इसका इधर यहाँ ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाता है। एक रेखा में होता है, एक लाइन में होता है तभी सेम होता है, अन्य जगह पर सेम नहीं होता है। विस्थापन जो है जीरो हो सकता है, विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव होता है, विस्थापन नेगेटिव होता है, ये तीनों बात होगा। लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रश्न में एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एस जो होगा विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है, और यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग मतलब प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है, प्रारंभिक वेग को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि ये तो आप जानते होंगे त्वरण होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और टी का मतलब हो गया टाइम। अगर टाइम ग्राफ की बात किया जाए, ग्राफ की बात करें जाए, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है, अगर उस टॉपिक को अगर हम बताना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कभी और मौका मिलेगा तो इस ग्राफ को बताकर दिखाने का काम करेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, तो सबको पता है कि डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस जो होते हैं सबको पता है कि क्या होता है, डायोप्टर होता है। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी भी लेंस, ध्यान रखेंगे लेंस ना कि मिरर ना कि दर्पण, किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। इसका सूत्र क्या हो गया, P बराबर 1/f, यानी f का व्युत्क्रम 1/f होता है। और कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ लिया गया है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का गुणनफल कितना होता है। इस तरह का सवाल, क्या कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी का गुणनफल मान कितना होता है, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर कुछ और है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। हम सबको पता है कि एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायोप्टर तभी होता है जब इसका फोकस दूरी जो है मीटर में होता है। फोकस दूरी कब हो, मीटर में हो, तभी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। सेंटीमीटर में होगा तो डायोप्टर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अन्य कोई यूनिट में होगा, गलत हो जाएगा। फोकस दूरी जो होगा, फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में होगा, तभी इसका एसआई मात्रक डायोप्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि वाहन में साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। यानी कि साइड मिरर के रूप में हर किसी को पता है कि क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और एक काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ पर होता है, ये पीछे की ओर बनता है।
का पीछे की ओर बनता है। उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है। और ध्यान देने की बात है कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तु से हमेशा छोटा होता है। वास्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। वास्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब के उत्तल दर्पण के बारे में कुछ बातें हो गया कि उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है बाहर में? तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो पीछे प्राप्त होता है। आप सबको पता होना चाहिए वास्तु से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। अगर इसमें न्यूमेरिकल बनाने की बात आएगी तो u का मान सिर्फ क्या होता है? माइनस होता है, और बाकी जितने भी डिस्टेंस होते हैं सब के सब जो होता है वह पॉजिटिव में होता है। अगर हम बात करें v का मतलब होता है प्रतिबिंब का दूरी। प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। फोकस दूरी की उत्तल दर्पण में क्या होगा? प्लस होता है। और उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, सब में एक समान सूत्र होता है। वह सूत्र कौन सा होता है? आप सबको मालूम होना चाहिए। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ये दर्पण सूत्र में होता है। यही चीज लेंस में जो होता है माइनस में पाया जाता है। तो और ध्यान में रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे तो अवतल दर्पण हो, दोनों में यही सूत्र होता है। एक बात और, कभी भी न्यूमेरिकल के ऑप्शन में माइनस चिन्ह नहीं होता है। माइनस प्लस चिन्ह सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि वह वस्तु कहाँ पर है, कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, उसका फोकस दूरी कहाँ पर बन रहा है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, माइनस प्लस का मतलब सिर्फ ए होता है। लेकिन कभी भी ऑप्शन में माइनस शब्द नहीं होना चाहिए। माइनस देकर कंफ्यूज करने का प्रयास करता है क्वेश्चन सेटर। एक बात और आप सबको पता होगा कि एफ बराबर जो होता है, आर बराबर जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। अब वक्रता त्रिज्या बराबर जो होता है वह क्या होता है? 2f होता है। अर्थात f बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो इस f के जगह पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं f के जगह पर? r/2। f के जगह पर r/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 2/r हो जाएगा। 2/r हो जाएगा बराबर 1/v प्लस 1/u। ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसे सवाल जो है आपको डायरेक्टली ना पूछकर उसमें कुछ ना कुछ लगा देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज कर सके। जो रटा हुआ विद्यार्थी है ये तो जवाब दे देंगे, लेकिन इसको में खोजना वही विद्यार्थी दे पाएगा जो इन बातों को थोड़ा सा समझता हो कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होते हैं। और रिलेशन क्या होता है कि फोकस दूरी का कितना होता है? दुगना होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कहता है जी का स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो हर किसी का पता है स्मॉल जी का एसआई मात्रक जो होगा वह क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे ये मीटर पर सेकंड जो लिखने का तरीका जो है दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ऐसा है, प्रचलित है, सबको पता है। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं m/s²। यही चीज को ऐसे लिखा जाएगा m(s-2)। नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ऐसे भी दे दिया जाता है m(s)²। ये गलत है, ध्यान रखेंगे ये क्या है? गलत है। इसको मीटर नहीं पढ़ा जाएगा, एक मल्टीप्लाई में है, जबकि हमको क्या है? डिवाइड में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यही जो चीज़ जो होता है पूरे भीड़ से आपको अलग करेगा। और जब तक अलग करने का आप में क्षमता नहीं होगी तो रिजल्ट मुश्किल जैसा होता है। 1 नंबर से छड़ जाते हैं, कभी दशमलव से विद्यार्थी छड़ जाते हैं। ये सब करके बहुत बच्चों को परेशान करता है। आगे क्वेश्चन कहता क्या है कि एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। श्रृंखला का मतलब क्या हो गया? सीरीज में जुटा हुआ है। सीरीज का मतलब ऐसा हो गया, ऐसे जुटा हुआ है। यहाँ पर प्रतिरोध हो गया R1, R2 और R3 हो गया, और कई रेजिस्टेंस हो सकते हैं।
सीरीज की खासियत क्या होती है कि यहाँ से आई धारा बह रही है, यहाँ से भी आई धारा होगा, यहाँ से भी क्या होगा, आई ही धारा होगा। मतलब धारा करंट सब प्रतिरोध से क्या होगा, सेम करंट क्या होगा, फ्लो होते रहता है। तो सीरीज में सेम करंट होता है, और जबकि पैरेलल में क्या होगा, अलग अलग क्या होते हैं, करंट प्रवाहित होता है, और तब जाकर अगला बिंदु पर जाकर एक समान होता है, एक मिलता है, वो पैरेलल में होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक समान करंट हर प्रतिरोध से प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, पहला ही ऑप्शन में है, एक ही रहता है। करंट का मान क्या होगा, एक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है कि 15 में कहता है कि निम्नलिखित में किसमें एक्सेस करने के लिए, मतलब चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होता है, किसको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये आपका ध्यान रखेंगे, ये अवेयरनेस पर आधारित प्रश्न है। आज पूरा दुनिया इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर कोई आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज हमको आप सुन पा रहे हैं तो वह भी वजह कौन सा है, इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट के माध्यम से कौन सा जो है एक्सेस नहीं होता है, तो बताइए। ऑप्शन लिखा है व्हाट्सअप। क्या व्हाट्सअप बिना इंटरनेट के चला सकते हैं, तो जवाब होगा कि नहीं चला सकते। इसलिए सवाल नहीं है, कह रहा है कि कौन नहीं चलाया जा सकता, ये तो चलाया जाता है बिना इंटरनेट। इंटरनेट पैक खत्म हो गया तो व्हाट्सअप चलना बंद हो जाता है, तो इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। दूसरा कहता है यूट्यूब। अभी आप कहाँ पर हमको देख पा रहे हैं, यूट्यूब पर। पैकेज खत्म हो जाए तब क्या होगा हाल, आपको रूम पार्टनर से मांगना पड़ेगा कि थोड़ा वाईफाई कनेक्ट कर दो, यानी कि बिना इंटरनेट के यूट्यूब भी नहीं चलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वीडियो कॉलिंग। घर पर आपको मम्मी पापा से बात करना, अगर वीडियो कॉलिंग तो इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट के लिए क्या होता है, इंटरनेट की आवश्यकता होता है। चौथा कहता है, चौथा कह रहा आउट गोइंग एंड इनकमिंग हो या आउट गोइंग हो, इसके लिए नेट पैक की आवश्यकता नहीं होती है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक नॉर्मल पैकेज जो होता है वो होना चाहिए, उससे आउट गोइंग इनकमिंग सारा होते रहता है। हालांकि आजकल इनकमिंग फ्री है लेकिन आउट गोइंग फ्री नहीं है, लेकिन इसको लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। दैट मीन्स ये पूरे प्रश्न जो था इंटरनेट पर आधारित है। आपको इस एग्जामिनेशन में 1-2 सवाल इंटरनेट से निश्चित रूप से रहेंगे, और अवेयरनेस पर रहता है, डिजिटल कौन चीज़ है, ये सबसे सवाल खूब रहता है। आगे देखते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, CHO किसका क्रियाशील मूलक है। क्रियाशील मूलक का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है CHO का क्या हो जाएगा, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, यह होता है एल्डिहाइड का। कौन सा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, CHO होता है। अल्कोहल की बात किया जाए, अल्कोहल का होता है OH होता है, ठीक है। अगर एसिड की बात किया जाए तो क्या होता है, COOH होता है। कीटोन की बात किया जाए, कीटोन की बात किया जाए तो क्या होता है, CO होता है, ऐसा CO ए होता है। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, महत्वपूर्ण 18 से 20 होते हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग किताब से, और ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनते चला जाएगा। आगे सवाल कहता है, आगे कहता है न्यूलैंड का सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। न्यूलैंड का सिद्धांत, तत्वों का आवर्त सारणी में न्यूलैंड साहब का भी एक अपना स्थान रहा था, जिसने 8 तत्वों को एक समूह बनाया था, जिसमें कहा था कि अगर हम उसको परमाणु भार के अनुसार अगर तत्वों को सजाते हैं तो पहला तत्व जो होता है और 8वां तत्व जो होता है वह क्या होता है, एक समान गुण वाला होता है,
इसीलिए और इस न्यूलैंड जो था परमाणु भार के अनुसार सजाया था। इसके समय जो तत्वों की संख्या जो थी वह 56 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या जो था वह कितना था, 56 था, 56 ही था। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि न्यूलैंड ने जो बतलाया था वो सिर्फ और सिर्फ हल्के तत्व पर ही आधारित था। क्या बतलाया था न्यूलैंड, थोड़ा देख लेते हैं। न्यूलैंड्स लॉ क्या कहता है भाई, तो ध्यान से देखते हैं। उस समय जब न्यूलैंड्स थे तो हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित था नहीं, और उस समय नोबेल गैस का आविष्कार हुआ नहीं था। तो उन्होंने जो काम करना शुरू किया वह लिथियम से लिया। लिथियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फिर क्या हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर क्या हो गया, फ्लोरीन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब फ्लोरीन के बाद आता है, ऐसे तो अभी वर्तमान में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नियॉन। लेकिन नियॉन हम सब जानते हैं कि वह अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। और बात कब की हो रही है, न्यूलैंड के समय की बात हो रहा है, सपनों में चल रहा है, और सपनों में बात हो रहा है, और सपना में उस समय नोबेल गैस आविष्कार नहीं हुआ था। तो इसके बाद जो होगा, नियॉन तो है नहीं, उस समय था नहीं, उसके बाद जो था वह तत्व था, वह कौन था, सोडियम था। सोडियम के बाद कौन सा, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, बोरन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। इस तरह से आगे चलते रहेगा। तो इन्होंने यही बतलाया था कि यहाँ से शुरुआत करते हैं तो कोई जो होगा, पहला तत्व जो होगा, पहला तत्व 1 2 3 4 5 6 7, पहला तत्व जो होगा वो 8वां तत्व के समान गुण धारा वाला होगा। देखेंगे लिथियम में क्या है, लिथियम के क्या है, परमाणु संख्या हम सब आज जानते हैं कि 3 होता है। उस समय परमाणु संख्या था भी नहीं, एटॉमिक नंबर था नहीं। 1913 ईस्वी में आया था एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1 क्या होता है, 1s2 और 2s1 होता है। 72 ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम का भी निकालिएगा ध्यान से तो 2 8 1 होता है। इसके 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। मतलब इसकी वैलेंसी कितना सोडियम का हो गया, 1 है। तो लिथियम का भी कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से कई सवाल इस पर बनते हैं। तो ये हल्के तत्व पर ही सिर्फ काम करता है। कहाँ तक काम करता है, कैल्शियम तक ही काम करता है। ये न्यूलैंड्स नियम जो है हल्के तत्व पर काम करता है, और जबकि भारी तत्व पर आने लगा तो क्या हुआ, अपने ही बताए हुए नियम में फंस गए।